नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 11 मार्च 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी ईडियम फ्रेज या वर्ड पूछे गए सभी को लेकर आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दूंगा जो आपके आने वाले शिफ्ट में काम आएगी और हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाती है एक्स्ट्रा फैक्ट से, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न जो पूछा गया था, ये पूछा गया था मुगल किसके वंशज थे। देखिए मुगल किसके वंशज थे। ऑप्शन में आपका चंगेज खां है, चंगेज खां भी था, है ना। इसके अलावा जो तैमूर शासक होगा, एक ही ऑप्शन प्राप्त हुआ है चंगेज खां, चूंकि चंगेज खां जो है ये आपका मंगोल शासक थे, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा। तो इसके अलावा जो ऑप्शन होगा, है ना, तो ये तैमूर के वंशज थे। तो हो सकता है कि ऑप्शन में डायरेक्ट तैमूर दिया हो, ठीक है। इसके अलावा बाबर के पिता के नाम क्या है ये भी पूछा जाता है, तो उमर शेख मिर्जा होता है, ठीक है। इसके अलावा चंगेज खां कहाँ के शासक थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मंगोलिया के शासक थे। कहाँ पे? मंगोल शासक थे। इसके अलावा बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना के पूर्व कहाँ के जो है मतलब किस राष्ट्र में जो है एज कोई भी पद पे थे या फिर पहले रहते थे, तो ये फरगना में रहते थे। कहाँ पे? फरगना, फरगना, ठीक है। इसके अलावा 1398 ईस्वी में तैमरलुंग ने भारत पर आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत के काल में। तो उस समय शासक कौन थे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई दफ़ा। तो उस समय आप बताइएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो तुगलक वंशीय शासक हैं। तो इसी के काल में जो है तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ का स्वाद चख लिया था। बाद में मुगल को भेज के जो है पूर्ण तरीके से हथिया ही लिया, ठीक है। तो समझ रहे हैं, है ना। तब तक ये तैमूरलंग जिंदा नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वंशज तो मुगल इनके ही थे। तो पहले आके यहाँ से चटनी चाट के गए, बाद में पूरा जो है यहाँ पे अपना समाज फैला दिया। कब फैलाया था? 1526 में ये पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और जो सल्तनतकालीन अंतिम शासक थे इनका नाम है इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई होती ना इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो इब्राहिम लोदी हार जाता है, सल्तनत काल समाप्त और मुगल काल स्टार्ट। और ये मुगल काल कब तक रहा था? तो आप कहेंगे 1857 तक रहा था, जब तक कि हमारा सिपाही विद्रोह नहीं होता है और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ के अंग्रेज बर्मा, जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं, वहां ले गए थे, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था ए ब्लैक शिप। ए ब्लैक शिप आपका ईडियम है। ए ब्लैक शिप का मतलब होता है कुटिल आदमी, गंदी प्रवृत्ति की आदमी। आई होप मेरे हिसाब से आप लोग बताइएगा कि इसमें मिलता जुलता क्या ऑप्शन दिया गया था। कुटिल आदमी, दुष्ट आदमी कह सकते हैं, तो ये ब्लैक शिप होता है जो काम को बिगाड़े, है ना, इस प्रकार से। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सत्येंद्र नाथ बोस जिसे गूगल ने सम्मानित किया था 2021 में, तो ये किस चीज से संबंधित है? तो ये आपका क्वांटम फिजिक्स पे काम किया था। आपका कौन? सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन्हीं के लिए जो है गूगल ने इसे जो है सम्मान दिया था। कब? 2021 में। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें और क्या क्या ऑप्शन था। साथ ही साथ अगला जो एक प्रश्न देखने को मिला, हाँ अच्छा, यहाँ पे फिजिक्स की बात आ गई है। तो अगर आपको फिजिक्स में पूछे, कभी भी पूछ दे कोई भी एग्जाम्स के अंदर कि फिजिक्स के अंदर सबसे पहले जो है नोबेल, ये बहुत बड़ी बात होती है, नोबेल सबसे पहले किस भारतीय को मिला, तो आपका आंसर होगा सीवी रमन साहब को मिला था 1930 ईस्वी में, ठीक है, रमन प्रभाव के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था कि 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत को कितने रजत मिला था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मॉडरेट कहूँगा, है ना। तो 2012 में जो है भारत को मात्र 2 रजत मिले थे और 4 ब्रॉन्ज मिले थे, कुल 6 पदक मिले थे। 2 रजत और 4 जो है ब्रॉन्ज मिला था। स्वर्ण गोल्ड जो है यहाँ पे 0 मिला था, कोई भी गोल्ड यहाँ पे नहीं जीत पाया था भारत, ठीक है। तो लंदन ओलंपिक जो आपका ओलंपिक का जो है 30वां संस्करण था लंदन में। और जो अभी आपका जो लेटेस्ट ओलंपिक हुआ है इसमें भारत जो है 7 पदक प्राप्त किए हैं। और लंदन वाले में कितने पदक प्राप्त किए थे? 6 में कितने गोल्ड थे? एक भी नहीं, 4 ब्रॉन्ज और 2 रजत। तो यहाँ पे आपसे रजत पूछा गया था, यानी सिल्वर पूछा गया था, तो आप 2 बता देंगे, दिए होंगे इजी वे में। इसके अलावा जो शुरुआती संस्करण हुआ था उस लंदन ओलंपिक का, इसके ध्वजवाहक जो आपका फ्लैग थामे थे ये सुशील कुमार थे। और समापन समारोह वाले में ध्वजवाहक मैरी कॉम है। मैरी कॉम के बारे में आपसे पूछा जाता है ये कहाँ से बिलोंग करती है,
तो ये भी मणिपुर से बिलोंग करती हैं और ये आपका जो है पेशेवर बॉक्सर है महिला में, ठीक है। और तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। निखत जरीन भी लेटेस्ट मैरी कॉम के जैसे इन्हीं के राह पे चल रही है, आगे चल के सेकेंड मैरी कॉम निखत जरीन भी बनेगी, ये भी महिला बॉक्सिंग से संबंधित है ना। और निखत जरीन के बारे में पूछा जाता है कहाँ से, किस राज्य से बिलोंग करती है, तो तेलंगाना से। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 2 रजत, 4 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड यानी स्वर्ण, तो 7 पदक प्राप्त किए थे। और गोल्ड कौन जीता था, तो ये तो फेमस हो गया, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। कल इन्हीं से पूछा गया था कि कितना मीटर जो है भाला फेंका है ना, तो ये फेंका था 87.58 मीटर, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अच्छा थोड़ा सा और है यहाँ पे, ओलंपिक में पहली मेडल जीतने वाली महिला, ये काफ़ी बार जो है एग्जाम में देखा गया है, 2000 बार है ना। तो ये आपका कर्नो मलेश्वरी है, जो पहली बार महिला जो है कोई ओलंपिक में पदक जीती थी। हालांकि ये कांस्य पदक जीत पाई थी। और उस ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, तो ये सिडनी में हुआ था। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि CHSL में पूछा गया था कि किस ओलंपिक में कर्नो मलेश्वरी ने पदक जीती, तो सिडनी बताना था, ठीक है, सिडनी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इसके अलावा 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाला अगर महिला आपसे पूछा जाए, 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला, तो PV सिंधु का नाम बताना है। इन्होंने 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीती है। इसके अलावा आर्टिकल 50 बताया था, पूछे जाएंगे तो पूछा गया यहाँ पर कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, और ये क्यों जरूरी है ये भी मैं बताया था कि भाई सरकार भी आपका और ने जो न्यायपालिका है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, ये भी आपका, तो आप तो किसी की नहीं चलने दोगे है ना, जिसको चाहोगे उसको सजा दोगे, जिसको चाहोगे छोड़ दोगे। इसीलिए ये पृथकीकरण बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका अपने हिसाब से, कार्यपालिका अपने हिसाब से। तो ये जो आर्टिकल बताता है कि भाई आपका लोगों का शक्ति अलग अलग रहेगा, इंटरफेस मतलब इंटरफेयर नहीं करोगे एक दूसरे में, तो ये आर्टिकल 50 बताने का काम करता है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसके अलावा आर्टिकल 51A में जो है आपका मौलिक कर्तव्य है, जो आपका 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, और उस समय 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ये रूस के संविधान से लिया गया और इसे भाग 4 के ए में आर्टिकल 51 के थ्रू रखा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 में क्या है भैया, राष्ट्रपति का पद है। मैंने बता रखा है आपको 52 से लेकर 61 तक डायरेक्ट राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स है, जो आपको पकानी कोका दियो दसम, इसमें मैंने बैठाने को बोला हूँ। एक एक वर्ड का अपना अपना मीनिंग है। जैसे मैं पकानी शुरुआती के 3 ले लूँ तो क्या होता है, प से पद होता है तो 52 हो जाएगा। का मतलब 52 के बाद 53 आएगा, 53 का मतलब कार्यपालिका का प्रधान हो जाएगा। 53 के बाद 54 आ जाएगा जी, 54 का मतलब नी होता है, मतलब निर्वाचन, इनके निर्वाचन से संबंधित है ना। तो इस प्रकार से पकानी कुका, पकानी कोका दुओ दसम, इसमें अगर आपको लास्ट का दसम बैठाना है तो लास्ट में हमने कहा 52 से 61, तो म का मतलब है 61 महाभियोग, स से मतलब है शपथ 60। तो इस प्रकार से आप राष्ट्रपति से संबंधित सभी आर्टिकल्स को 52 से 61 तक बैठा सकते हैं। इसके अलावा भी राष्ट्रपति से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम में आ जाता है। जैसे आपका 1, 2, 3 आ जाता है, ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है। 72 आ जाता है, राष्ट्रपति का क्षमादान है। 108 आ जाता है, ज्वाइंट सिटिंग जो राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। मैंने ये भी बताया है कि ज्वाइंट सिटिंग किस कंडीशन में नहीं बुलाए जाते हैं, आपको अगर याद हो तो धन विधेयक के मामले में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है इंडिया के अंदर। इसके अलावा ये जो ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे प्रेसिडेंट साहब, अध्यक्षता कौन करेंगे, तो ये स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और धन विधेयक की चर्चा आ गई है, तो धन विधेयक का आर्टिकल कितने में भाई, 110। और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये भी जस्टिस कौन करता है, तो ये भी आपका स्पीकर ही करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकल जाता हूँ थोड़ा सा। आर्टिकल 53 में मैंने अभी बताया पकानी कोका में आ जाता है 51 से जो है 52 से माफ कीजिएगा 61 तक में 53 भी आ जाता है। 53 का मतलब है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान केंद्र में होता है, और राज्य में कार्यपालिका का प्रधान जो है गवर्नर होता है, यानी राज्यपाल होता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 44 जो है ये सिविल नागरिक संहिता से संबंधित है, यूनिफॉर्म वाला से। इसके अलावा जो 40 है ये ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 243 में ग्राम पंचायत के विस्तार से वर्णन किया गया है, और नगर निगम का कि भाई कितने वर्षों पे चुनाव होगी, चुनाव की मिनिमम एज क्या होगी, इसमें कौन कौन आ सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, चुनाव कौन करवाएगा, है ना। तो ये सब आर्टिकल 243 में विस्तार से वर्णन है। खाली 40 में सिंपल ये है कि ग्राम पंचायत की गठन,
है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ग्राम पंचायत जो है इसको और आप क्या कह सकते हैं, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बताइएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। और ये कई बार जो है मैंने भी अटेंड किया है एग्जाम जब मैं देता था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे। और ग्राम पंचायत को आप स्टैंडर्ड हिंदी में जो है स्थानीय स्वशासन भी कहते हो, ठीक है, स्थानीय स्वशासन भी कहते हो। नाम से ये स्पष्ट है जी, स्थानीय स्वशासन, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक पखवाड़ा लगाओ और जो है फैसला कर दो, इसे ग्राम पंचायत तो कहते हैं। इसकी शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही मैंने मिनिमम एज से काफी क्वेश्चन देखे गए इस एमटीएस में, आगे भी देखे जाएंगे। तो मैंने ग्राम पंचायत में मिनिमम एज 21 वर्ष बता रखा है, लोकसभा के अंदर मिनिमम एज 25 वर्ष है और राज्यसभा के अंदर मिनिमम एज 30 वर्ष का है। इसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो मिनिमम एज है दोस्तों ये 35 वर्ष की रखी गई है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे निकलता हूं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे और है 39 का है, इसका मतलब होता है समान विधिक एवं निःशुल्क न्याय। सेम जैसे कानूनी आपको जो है सहायता मिलेगी वो भी निःशुल्क मिलेगी। इसका प्रावधान जो है आपका आर्टिकल 39 के ए में किए गए हैं। और जो भी आर्टिकल का मैं यहाँ पे व्याख्या कर रहा हूँ, आर्टिकल 52 के ऊपर का नहीं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में क्या है, ये नीति निदेशक तत्व है जो कहां से लिया गया है दी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया और इसे भाग 4 में रखा गया। मैंने कल आपको भाग 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी अच्छे से पढ़ा दिया था और आर्टिकल भी जो है आपको याद दिला दिया था, तो याद करेंगे आगे काम आपका हो जाता है। पीडीएफ भी दे दिया हूं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। काफी कॉमन सा प्रश्न है ये। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त वंशीय राजा कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। कौन करवाया था? कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ इसके ध्वस्त भी किए जाते हैं। हालांकि इसकी कहानी जो है थोड़ा रोचक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फिल्मी कहानी लगा था। मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि भाई इसको जो है ध्वस्त क्यों करवाया था इन्होंने, तो इसकी मैं किसी दिन और बाद में बता दूंगा, यहाँ पे टाइम किल हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने ध्वस्त जो करवाया था ये बख्तियार खिलजी करवाया था कि भाई ये एक बार बीमार पड़े थे, तो यहाँ जो पढ़ते थे ना नालंदा विश्वविद्यालय में, उस वैद्य को बुलाया गया और बोला कि मैं तुम्हारा कोई दवाई नहीं खाऊंगा फिर भी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो वैद्य जो किताब पढ़ने के लिए दिया उस किताब में कुछ डाल दिया था, ऐसा दंत कथा भी हो सकता है भाई, 100% नहीं है, मैं आपको नहीं बता सकता कि 100% यही था, तो उससे ही वो ठीक हो गए। उस किताब में कुछ ऐसा दवाई वगैरह कुछ रख दिए थे, है ना। तो ये जब जाना तो बख्तियार खिलजी को बहुत गुस्सा आ गया और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करवा दिया, ठीक है। इसके अलावा हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भी रहे, ठीक है। और एक किताब भी लिखे जिनका नाम है CUK। इस प्रकार की किताब लिखे कौन? हर्षवर्धन, माफ कीजिएगा हेनसांग। हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। देखिए 3-4 यात्री जो है इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक तो हेनसांग है, एक आपका फहियान है। फहियान जो है विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। इसके अलावा एक आपका जो है इब्न बतूता पूछा जाता है। इब्न बतूता, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, है ना, सल्तनत काल में। और एक आपसे और पूछा जाता है इब्न बतूता। एक आपका जो है इसके बारे में पूछा जाता है जी मेगास्थनीज की, ये किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये चारों काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा इत्सिंग वगैरह भी है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बिहार में अभी नालंदा विश्वविद्यालय पूछा है, हो सकता है बिहार का एक और नक्काशी बढ़िया है, पत्थर की मस्जिद। पत्थर की मस्जिद किसने बनवाया है? तो बताइएगा, परवेज शाह बनाया है। कौन? परवेज शाह नामक जो है लोग मतलब आदमी जो है ये पत्थर की मस्जिद बनवाया है, ये पटना के अंदर है ना। इसके अलावा जो नालंदा के ध्वंस आप आजकल देख रहे हैं इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को आप समझ रहे हैं ना कहाँ है, ये आपका इनका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और इनकी स्थापना की बात करेंगे तो 1945 में हुआ था। यूनेस्को में अभी भारत के 40 धरोहर साइट शामिल है, जिसमें अंतिम जो है ये धौलावीरा था। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। और ये प्रथम हड़प्पन साइट और अंतिम भारतीय साइट है जो यूनेस्को के अंदर शामिल है। ये 40वें क्रमांक का है। CHSL में इसके क्रमांक पूछे थे, है ना। तो एक भी बात जो है हवा में नहीं है, सब काम की बात होती है, ध्यान से सुनते रहिए, है ना। तो ये आपका यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2000 सालों में। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न हमारा थॉमस कप किससे संबंधित है? देखिए मैंने थॉमस कप यह बताया था कि एक तो खाली महिला खेलती है, एक तो खाली पुरुष खेलती है। उसी प्रकार से मैंने इनसे नृत्य को भी रिलेट कर दिया था कि किस प्रकार के जो है यहीं पे याद दिलाया था। देखिए एक होता है आपका घूमर नृत्य, है ना, एक होता है आपका जी गिद्धा भांगड़ा, तो ये एक आपका होता है गिद्धा नृत्य, ठीक है। ये आपका जहाँ पे पंजाब का है, घूमर आपका राजस्थान का है। तो यहीं पे मैंने बताया था कि भाई ये खाली घूमर जो है महिला करता है, गिद्धा खाली महिला करता है। उसी प्रकार से बैडमिंटन का एक कप है उबेर कप, ये खाली महिला ही खेलती है, यानी महिला बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। और थॉमस कप जो है
ये आपका पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन में थॉमस पूछा गया ना, तो महिला बैडमिंटन या पुरुष बैडमिंटन जरूर दिया होगा अगर ऑप्शन बढ़ाना होगा तो, है ना, या फिर खाली बैडमिंटन होगा तो खाली बैडमिंटन भी सही है। अगर महिला बैडमिंटन और पुरुष बैडमिंटन दोनों दिया है तो आपको फिर पुरुष बैडमिंटन को पिक करना होगा, है ना। इसी प्रकार से मैं एक नृत्य बताया था भांगड़ा, ये भी पंजाब के अंदर होता है, इसमें खाली पुरुष ही भाग लेते हैं, है ना। तो थॉमस भांगड़ा से मिलाया था और घूमर गिद्धा को मिलाया था कहाँ से, उबेर कप से, ठीक है। इसके अलावा जो थॉमस कप है, ये थॉमस कप जो है इसके 2022 के विजेता कौन है, तो ये भारत है। और जब भी कोई चीज भारत में किसी खेल का ऑर्गेनाइज हो जाए, कोई खेल जीत जाए, तो काफी इंपोर्टेंसी रखती है अपने आप में क्वेश्चन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ये किसे हराया था जी, तो इंडोनेशिया को हरा दिया था थॉमस कप 2022 के अंदर, ठीक है। उबेर कप महिला बैडमिंटन से आप समझ ही गए। इसके अलावा योनेक्स कप एक है, ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है। एक देखिए, एक योनेक्स सनराइज है, वो एक अलग है, एक सिर्फ योनेक्स कप है जो आपका बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, ये सभी हॉकी से संबंधित है। ये तो नाम से ही लग रहा है कि हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा रॉबर्ट्स कप है ना, रॉबर्ट्स कप है ना, संतोष ट्रॉफी है ना, ये सभी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। रॉबर्ट्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, ये सभी जो है आपके फुटबॉल से संबंधित है। एक आपका फुटबॉल से जुल्स रिमेट इस प्रकार के ट्रॉफी का नाम है, वो भी है, तो उसे भी देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी खतरनाक ही पूछता है। और एक आपका जो है वाकर है, वाकर कप जो है ये दोस्तों गोल्फ से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे वाकर कप को। इसके अलावा देखिए, ये पुस्तक कल भी पूछा गया और आज भी पूछा गया है, एज इट इज। इस पुस्तक का नाम, कोई बदलाव नहीं, कोई हेर फेर नहीं, कोई ऑप्शन में चेंजेस नहीं, है ना। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इन्होंने कल ही बताया था, तो कुछ क्वेश्चन हूबहू भी रिपीट हो जाते हैं। तो किरण देसाई है इसमें ऑप्शन में, अरुंधति राय, विक्रम सेठ, किरण देसाई, अनीता देसाई, राइट। तो किरण देसाई यहाँ पे राइट आंसर है, कल बताया था। इसके अलावा अब जो कुछ पुस्तक ऐसे वाले राइटर जो ये इनके काल के राइटर हैं, यहाँ से कुछ पुस्तक आपके लिए एग्जाम में आएगी, जहाँ पे यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ए हॉर्स फॉर मिस्टर विश्वास, ए हॉर्स फॉर, हॉर्स मतलब घर भैया, हॉर्स नहीं, है ना। ए हॉर्स फॉर मिस्टर विश्वास। इसके अलावा इन अ फ्री स्टेट, ये बी.एस. नायपाल के द्वारा लिखे गए पुस्तक है। बी.एस. नायपाल को नोबेल पुरस्कार भी मिला है और ये भारतीय मूल के हैं, इसीलिए भारतीय नोबेल में भी इन्हें भी काउंट किया जाता है। इसके अलावा ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल गर्ल, गोल्डन गेट, इनके लेखक आपका विक्रम सेठ है। कौन है, विक्रम सेठ है, ठीक है। इसके अलावा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि इनको जो है पुरस्कार दिलाया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये दोनों पुस्तक अरुंधति राय के हैं। इसके अलावा द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, इनको 2008 में इसी के लिए बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये कुछ पुस्तक आपके सामने है जो मतलब न तो ज़्यादा पुराना है न तो ज़्यादा नया है, जो आपके एग्जाम में आ रहा है। क्योंकि जब शुरुआती सेशन में एमटीएस का एग्जाम चालू हुआ तो खाली पुराना पुस्तक पूछ रहे थे, अब जो है मिडिल काल वाला पुस्तक पूछ रहे हैं, न तो हम ज़्यादा पुराना खाएंगे ज़्यादा नया खाएंगे, बीच वाला, ठीक है। तो ऐसे पुस्तक आपको आपके लिए काम के हैं जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है। इसके अलावा निम्नलिखित में से मणिपुर का कौन सा त्योहार जो है, ऑप्शन में था 2, 5, 7, 9, इतने दिनों तक चलती है। एक बच्चे ने बताया याओ सांग था, याओ सांग, ठीक है। भले जो भी हो, मणिपुर की जो है कौन सा त्यौहार कितने दिन तक चलती है लगभग मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, आने वाले शिफ्ट के लिए काम आ जाएगा, या फिर एग्जाम जो आप देंगे तो आप में काम आ जाना है, ठीक है। 2, 5, 7, 9 ऑप्शन में था, मणिपुरी का त्यौहार होना चाहिए और ये दिन ऑप्शन में दिए गए हैं। देखिए मणिपुर में एक चुम्फा त्यौहार होता है, ये 2 दिनों तक चलती है। मणिपुर में एक याओ सांग, ये याओ सांग आजकल नया नहीं है, पिछले एमटीएस और जीडी में इस क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर रीड बना लिया था, हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में छाप दिया करता था। याओ सांग ये 5 दिनों तक चलती है, ठीक है। मणिपुर का जो है एक कांग त्यौहार होता है, बेसिकली ये भी यात्रा जैसे त्यौहार होता है, कांग यात्रा कह सकते हैं इसे। तो ये आपका 10 दिनों तक चलती है मणिपुर के अंदर। तो ये तीनों त्यौहार ध्यान रखेंगे, एक चुम्फा होता है 2 दिन तक चलती है, याओ सांग होता है 5 दिनों तक चलती है, एक कांग त्यौहार होता है जो 10 दिनों तक चलती है। इसके अलावा तेलंगाना में भी इस प्रकार के त्योहारों से आपसे मैंने क्वेश्चन पूछते हुए एग्जामिनर को देखा है कि जो तेलंगाना में बतुकम्मा त्यौहार होता है, ये कितने दिनों तक चलता है, ठीक है। बतुकम्मा
बतुकम्मा, इसमें किसकी पूजा होती है ये भी पूछा गया है ना। तो और ये किसको और क्या कहा जाता है ये भी पूछा गया है, इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने यहाँ पे रख लिया। देखिए बतुकम्मा त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है, फूलों का त्यौहार, भले इसमें फूल शब्द कहीं नहीं दिख रहा हो लेकिन फूलों का त्यौहार पूछेगा तो बतुकम्मा ही मारना। और इसमें जो है पार्वती की पूजा की जाती है, महारानी गौरी की पूजा की जाती है। इसके अलावा ये फूलों की त्यौहार हो गया, गौरी की पूजा होती है और ये जो है आपका 9 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। बतुकम्मा के साथ साथ बनालू उत्सव भी है जो तेलंगाना का ही है। इसके अलावा तेलंगाना में एक मेला होता है जिसका नाम है मेदराम जात्रा त्योहार मेला, है ना। ये कुंभ मेला के बाद इंडिया का सेकेंड सबसे बड़ा मेला है जिसमें विशेषकर कोया जनजाति के लोग भाग लेते हैं। और ये मेला कितने दिन तक चलती है मेदराम जात्रा वाला? तो 4 दिनों तक। तो तेलंगाना से एक 9 दिन बतुकम्मा के लिए और मेदराम जात्रा के लिए 4 दिन याद रखेंगे। इसी अलावा जो मैंने कल एक प्रश्न बताया था आपको कि पूर्वोत्तर में या फिर असम के अंदर के ये कि जो आपका फर्स्ट टाइम पीरियड आती है बालिकाओं में, तो ये त्यौहार जो है असम के अंदर कितने दिन चलती है? तो 7 दिन। और उड़ीसा के अंदर 3 दिन चलती है। उड़ीसा के अंदर इसे रजो पर्व कहा जाता है, असम के अंदर इसे तिलोनिया बीजा या फिर बिया कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, हेलीकॉप्टर MK3 किस राज्य से संबंधित है या फिर कहां पे डिप्यूट किए गए हैं? देखिए MK3 हेलीकॉप्टर सबसे पहले हाल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल। ठीक है, आपने हाल सुना होगा, इसके अलावा इसरो सुना होगा, DRDO सुना होगा। इस प्रकार के कुछ संस्था का तो फुल फॉर्म आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी जो है सौंपा गया है वहां के तटरक्षक बलों को। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन था। एक ऑप्शन मुझे कर्नाटक प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं कर्नाटक को छोड़ के तमिलनाडु आंसर कर रहा हूं। और ऑप्शन क्या क्या थे मुझे आप बताइएगा। ठीक है, कि ये MK3 हेलीकॉप्टर जो है कहाँ पे तैनात किया गया या फिर किस राज्य को जो है सेवा पहुंचा रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि लता मंगेशकर अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में जो पहला गाना गाई ये किस भाषा में गाई? सिंपल सी बात है, मराठी परिवार में उत्पन्न मतलब पैदा हुई लता मंगेशकर, ये मराठी भाषा से ही अपनी कैरियर की शुरुआत करी थी। बाद में कई सारे भाषा में इन्होंने जो है गाया। इन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है, स्वर कोकिला कहा जाता है इंडिया के अंदर लता मंगेशकर को। ठीक है, लता मंगेशकर जब हमारे बीच नहीं है, 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बिस्मिल्लाह खां के साथ साथ जो शहनाई में मिला था, तो इन दोनों को एक ही साथ मिला था। और जो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला है 6 कैरेक्टर को, ये मैं आपको बता ही दिया है। सबसे पहले 1998 में सुब्बा लक्ष्मी को मिला था, फिर 1999 में पंडित रविशंकर को मिला था, 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर को मिला था, 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को मिला था, 2019 में भूपेन हजारिका को मिला था। तो ये सभी जो है संगीत के कैरेक्टर हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा लता मंगेशकर जी के नाम पे जो है पुरस्कार भी दिया जाता है। तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है नरेंद्र मोदी को दिया गया था, जो हमारे PM है वर्तमान। इसके अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो लेटेस्ट वाला या सेकेंड एडिशन है ये किसको दिया जाएगा? तो ये भी गायिका है आशा भोसले, जो इनको जो है दिया जाएगा सेकेंड लता मंगेशकर पुरस्कार। अगला एक प्रश्न पूछा गया था आपको, मतलब अंग्रेजी का है ये, है ना, टू ड्रॉ अ ब्लैंक। टू ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है निष्फल होना, निष्फल होना, कोई रिजल्ट नहीं आना, है ना। जैसे मतलब क्या बोलते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आना, बीच में ही कोई चीज़ रुक जाना, ब्रेक हो जाना, निष्फल हो जाना, नो रिजल्ट, इस प्रकार से, है ना। तो इसे निष्फल वाला से शब्द से जो भी मिलता जुलता रहेगा आपका राइट आंसर हो जाता है इसके लिए। एक आपका इम्पॉसिबल का एंटो आया है, तो भाई जो पॉसिबल है, जो होने लायक है, ये सब इसका हो जाएगा जो मिलता जुलता रहेगा। तो दोस्तों हाँ, इसके अलावा जो है SI यूनिट से एक प्रश्न आया है, क्वेश्चन नहीं है मेरे पास कि किसका पूछा गया था। SI यूनिट बल और दाब का काफ़ी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ विद्युत धारा यानी करंट के पूछे जाते हैं। प्रतिरोधकता का मैंने बता दिया है, जो अपवाद है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा चर्च कर लेता हूँ। प्रतिरोध का खाली पूछेगा। प्रतिरोध का मतलब दोस्तों अंग्रेजी जिन्हें जानते हैं रेसिस्टेंस, है ना। प्रतिरोध का मतलब ही रुकावट होता है, तो रेसिस्टेंस का मतलब ही रुकावट होता है। कोई भी चीज़ में विघ्न डालना ही प्रतिरोध है ना। विरोध करना ही प्रतिरोध है। प्रति का मतलब उल्टा होता ही है ना। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसका मात्रक, इसका साइन इसके इस प्रकार से होता है और मात्रक जो है इसका ओम होता है।
लेकिन मैंने बता रखा है कि भाई जब प्रतिरोधकता पूछा जाए तो आपका जो है मात्रक में ओम मीटर लगाना है, न कि ओम लगाना है खाली। ठीक है, इसके अलावा जो करेंट है, जो विद्युत धारा है, इसके जो मात्रक है ये आपका एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं और इसे आमीटर से जो है मापते हैं। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? आमीटर से। देखिए आमीटर और एनीमोमीटर ये दोनों सुनने में थोड़ा एक जैसा ही लगता है, एनीमोमीटर और एक आपका होता है आमीटर। तो एनीमो शब्द, एनीमो आपको अगर याद हो, रूट वर्ड पता है तो ये हवा से संबंधित है। तो एनीमोमीटर से जो है पवन का वेग मापा जाता है और आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। तो ये जो है दाब का हो जाएगा पास्कल, बल का हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा था भाई एसआई यूनिट में, क्योंकि पता नहीं। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगले शिफ्ट में इंक्लूड कर लूँगा। मिलेंगे एक अगले शिफ्ट में, अगले शिफ्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।